Hello students, today is lecture 7 of the chapter life processes. लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म पाथवे के बारे में पढ़ा था एंड वी फाउंड आउट दैट व्हेन ग्लूकोज अंडरगोज ऑक्सीडेशन वेदर पार्शियल और कंप्लीट देन इट मे फॉर्म डिफरेंट प्रोडक्ट्स राइट. सो हमने एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन के बारे में पढ़ा था एंड आपने देखा था कि एरोबिक रेस्पिरेशन में कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मॉलिक्यूल्स आर रिलीज्ड वाइल अगर एनारोबिक रेस्पिरेशन हो रही है इन केस ऑफ यीस्ट जिसको हम कहते हैं फर्मेंटेशन. So if fermentation in yeast takes place, then ethanol and carbon dioxide release होते हैं and if anaerobic respiration is taking place in muscle cells, then lactic acid is produced. So आपने जितने भी देखे हैं ये पाथवे पायरुवेट से डिफरेंट प्रोडक्ट्स जो बनते हैं इन सब में एनर्जी इज़ रिलीज्ड राइट. तो आज का वीडियो लेक्चर देखने से पहले आई वुड सजेस्ट कि आप ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म पाथवे एक बार ज़रूर पढ़ लें जिससे कि आपको स्टार्टिंग का वीडियो लेक्चर आज समझ में आ जाए. सो विल बी स्टडिंग अबाउट ATP हियर. ओके, ATP is also called as energy currency of the cell and the full form of this term is adenosine triphosphate. Phosphate you already know, PO4 3 negative is called as phosphate, right? So PO4 3 negative, PO4 3 negative इसको हम बोलते हैं phosphate, right? तो जिसमें भी 3 phosphate होंगे तो उसको हम triphosphate कहते हैं. So this is the reason adenosine triphosphate which contains 3 phosphate groups. So we are going to study about the formation of ATP. आपने देखा था कि जब भी ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म पाथवे के कोई सा भी पाथवे अगर वो फॉलो करे, चाहे वो एनारोबिक रेस्पिरेशन फॉलो करे चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन, इन ऑल द 3 केसेस एनर्जी इज़ बीइंग रिलीज्ड. सो वो एनर्जी जो रिलीज़ हुई है ड्यूरिंग ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म पाथवे, दैट एनर्जी इज़ यूटिलाइज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ ATP. So you can see here that the energy released during respiration is used to synthesize ATP from ADP as follows. ADP means what? Adenosine diphosphate. तो जिसमें 2 phosphate ग्रुप होते हैं उसको हम डाइफॉस्फेट कहते हैं एंड जिसमें 3 होते हैं उसको हम ट्राइफॉस्फेट कहते हैं. सो व्हेन ADP जब फॉस्फेट के साथ कंबाइन करेगा एंड ये कब कंबाइन करेगा? व्हेन द एनर्जी दैट वाज रिलीज ड्यूरिंग रेस्पिरेशन इज एब्जॉर्ब. तो ADP एंड फॉस्फेट ग्रुप एनर्जी की प्रेजेंस में दीज विल गेट कन्वर्टेड टू फॉर्म ATP एंड व्हेन द ATP इज फॉर्म्ड आफ्टर दैट ये ATP ब्रेक डाउन होगा या स्प्लिट कह सकते हैं हम. ATP स्प्लिट होगा एंड उससे अगेन एनर्जी रिलीज होगी एंड दैट एनर्जी इज यूटिलाइज्ड to carry out different metabolic activities. So but we are going to study under breakdown of ATP, that in the presence of water ATP breaks down into ADP and inorganic phosphate to release energy which is used to carry out other metabolic activities. And because these metabolic activities absorb energy, इसलिए हम इन metabolic activities को कहते हैं कि ये endothermic होती हैं nature में. So you may refer to this equation that in the presence of water, you can see that in the presence of water ATP is being broken down to form ADP plus phosphate, because ट्राईफॉस्फेट था तो जैसे ही फॉस्फेट इसमें से निकलेगा तो डाईफॉस्फेट में ये कन्वर्ट हो जाएगा एंड ड्यूरिंग दिस प्रोसेस 30.5 किलो जूल पर मोल एनर्जी रिलीज होती है. दिस एनर्जी इज़ रिक्वायर्ड टू कैरी आउट डिफरेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ एंड अभी आपको बताया बिकॉज ये एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही है टू कैरी आउट द मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, इसलिए ये सारी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ जिसमें ATP इज़ यूटिलाइज्ड उनको हम बोलते हैं दैट दोज आर एंडोथर्मिक इन नेचर. So we will now study about activity 6.4, the aim of which is to demonstrate that carbon dioxide is exhaled during breathing. राइट. तो इसका मीनिंग क्या है? जब भी हम ब्रीदिंग करते हैं एंड वी एक्सेल मतलब जब सांस बाहर छोड़ते हैं उसको एक्सेल कहते हैं हम. सो जब भी एक्सेलेशन होता है उस टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड गैस इज़ रिलीज. और ये आपको काफ़ी टाइम से पता होगा दैट हम इनहेल करते हैं ऑक्सीजन while we exhale carbon dioxide. So in this activity we are going to demonstrate that carbon dioxide is exhaled during breathing. And how? So you may refer to this diagram. इसमें हमने 2 टेस्ट ट्यूब्स ली हैं, टेस्ट ट्यूब A एंड टेस्ट ट्यूब B.
टेस्ट ट्यूब बी, दोनों में ही हमने लाइम वाटर लिया है। देन टेस्ट ट्यूब ए में विद द हेल्प ऑफ सिरिंज और पिचकारी हम एयर इसमें ब्लो करते हैं, ठीक है। सो विद द हेल्प ऑफ पिस्टन, यहाँ पे जो होता है दिस इज़ व्हाट वी कॉल पिस्टन, तो पिस्टन की हेल्प से हम लाइम वाटर में एयर पास करेंगे। वाइल इन टेस्ट ट्यूब बी यू विल सी कि हम यहाँ पे माउथ के थ्रू वी विल ब्लो एयर इन द लाइम वाटर, राइट। सो दोनों में ही हम एयर ब्लो कर रहे हैं, दिस इज़ द नॉर्मल एयर एंड दिस इज़ द एक्सहेल्ड एयर। एक्सहेल्ड मतलब जो भी हम सांस बाहर छोड़ते हैं उसको हम कहते हैं वो एक्सहेल्ड एयर होती है। सो थ्रू माउथ, हम माउथ से लाइम वाटर में एक्सहेल्ड एयर पास करेंगे। सो यू विल ऑब्जर्व दैट टेस्ट ट्यूब बी में दैट लाइम वाटर विल टर्न मिल्की इमीडिएटली, राइट। क्यों? क्योंकि हमारे जो एक्सहेल्ड एयर दैट इज़ रिच इन कार्बन डाइऑक्साइड, एंड आपको पता है केमिस्ट्री में पढ़ा था आपने चैप्टर 1 में दैट व्हेन कार्बन डाइऑक्साइड एंड लाइम वाटर react together they form a white precipitate of calcium carbonate. So because of the formation of calcium carbonate the lime water will turn milky immediately because that is highly rich in carbon dioxide, while syringe में normal air है, so it takes much more time to turn lime water milky. Okay, so the reason is written here that air contains less amount of carbon dioxide, इसलिए टेस्ट ट्यूब ए में it will take much more time to turn lime water milky, जबकि जो exhaled air है it contains much more amount of carbon dioxide. So if you remember equation हमने क्या पढ़ी थी, this is lime water, calcium hydroxide is a lime water, कार्बन डाइऑक्साइड जब हम इसमें से पास करेंगे so both of these reactants will react together to form calcium carbonate which is a white precipitate, and because of the formation of this calcium carbonate it gives the milky appearance to the वाटर। सो वाइट प्रेसिपिटेट बनता है कैल्शियम कार्बोनेट जिसकी वजह से मिल्की अपीयरेंस आता है, एंड दूसरी जो चीज़ बनती है दैट इज़ वाटर। ऑलराइट, ओके, नेक्स्ट एक्टिविटी इज़ एक्टिविटी 6.5 एंड इसका एम है टू डेमोन्स्ट्रेट दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज़ रिलीज ड्यूरिंग फर्मेंटेशन। सो आपको ग्लूकोज मेटाबॉलिज्म पाथवे अगर याद है उसमें द वेरी फर्स्ट प्रोसेस दैट वी स्टडीड अबाउट वाज द फर्मेंटेशन इन केस ऑफ यीस्ट। तो आपको अगर उसके प्रोडक्ट्स याद हैं, द प्रोडक्ट्स ऑफ फर्मेंटेशन आर इथेनॉल एंड कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। सो कार्बन डाइऑक्साइड इज ऑल्सो वन ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड इन फर्मेंटेशन। सो अगेन हम कार्बन डाइऑक्साइड का प्रेजेंस का कैसे पता लगाते हैं, यू हैव ऑलरेडी स्टडीड अबाउट द confirmatory test of carbon dioxide. So for that we take lime water. So if you want to demonstrate that carbon dioxide is released during fermentation, this is how the setup will be formed. So we will take a test tube, and in this test tube we will take either fruit juice and yeast और sugar syrup and yeast, ठीक है। तो आप या तो ये वाला कॉम्बिनेशन लीजिए या फिर ये वाला कॉम्बिनेशन, एंड फ्रूट जूस हो चाहे शुगर, बोथ ऑफ दीज आर रिच इन कार्बोहाइड्रेट्स। सो कार्बोहाइड्रेट का फर्मेंटेशन होगा विद हेल्प ऑफ यीस्ट, राइट। सो अभी हमने देखा था कि कार्बन डाइऑक्साइड इज़ रिलीज, तो क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड इज़ अ गैस सो इट विल राइज अपवर्ड्स एंड यहाँ से बेंट ग्लास ट्यूब से पास होके ये लाइम वाटर में आएगा इस बीकर में जिसमें कि लाइम वाटर है। सो बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से अगर रिएक्ट होगी लाइम वाटर से, अगेन इट विल शो द सेम रिएक्शन एंड इट विल टर्न लाइम वाटर मिल्की। सो द ऑब्जर्वेशन ऑफ दिस एक्टिविटी इज दैट the lime water turns milky over a period of time. So fermentation is a slow process, ऐसा नहीं है कि आपको immediately दिखेगा lime water milky होते हुए। So depending on the speed of the fermentation it will turn lime water milky. So you may note down the reason that fermentation of sugar or carbohydrates by yeast results in the formation of ethanol and carbon dioxide. The latter means this carbon dioxide, this being a gas, rises upwards and reacts with lime water to turn it milky. Okay, so both of these activities are related to the confirming carbon dioxide. 6.4 activity में हमने पढ़ा था कि exhaled air is rich in carbon dioxide, while this activity 6.5 is to demonstrate that the carbon dioxide is released during fermentation. ओके, ऑल ऑफ यू ऑलरेडी नो कि हमें इस चैप्टर में 4 टॉपिक्स पढ़ने हैं, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन एंड एक्सक्रीशन। जैसे हमने न्यूट्रिशन में पढ़ा था फर्स्ट इन केस ऑफ प्लांट्स, न्यूट्रिशन प्लांट्स पढ़ा था, एंड देन हमने न्यूट्रिशन इन
ह्यूमंस पढ़ा था। जस्ट लाइक दैट रेस्पिरेशन को भी पहले हमें प्लांट्स में पढ़ना है एंड देन हम ह्यूमंस के बारे में पढ़ेंगे। एडिशनली हमें इसमें फिशेस के बारे में पढ़ना है। सो लेट्स फर्स्ट स्टार्ट विद रेस्पिरेशन इन प्लांट्स। ओके, तो रेस्पिरेशन इन प्लांट्स में हम देखेंगे दैट plants respire throughout day and night. Generally students have this idea that photosynthesis अगर डे टाइम पे हो रहा है तो नाइट टाइम में प्लांट्स में रेस्पिरेशन होता होगा, बट इट इज़ नॉट द केस। प्लांट्स रेस्पायर थ्रू आउट डे एंड नाइट। उसमें ऐसा कोई टाइम फिक्स नहीं है कि बस इसी टाइम वो रेस्पायर करेंगे। सो प्लीज़ रिमेंबर इट कि डे एंड नाइट दोनों ही टाइम पे प्लांट्स में रेस्पिरेशन होता है। एंड यू नो रेस्पिरेशन चाहे प्लांट्स में हो चाहे एनिमल्स में, हमेशा उसमें जो प्रोडक्ट है दैट इज़ कार्बन डाइऑक्साइड। सो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज ड्यूरिंग द डे एज अ रिजल्ट ऑफ रेस्पिरेशन इज़ कंज्यूम्ड इन फोटोसिंथेसिस। तो डे टाइम पे क्या होता है, क्योंकि रेस्पिरेशन एंड फोटोसिंथेसिस दोनों साइमल्टेनियसली चलती हैं, सो रेस्पिरेशन से जो कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होता है, दैट कार्बन डाइऑक्साइड इज़ देन यूटिलाइज्ड इन द photosynthesis. So you may note it down very carefully that carbon dioxide release is the major activity at night, while oxygen release is the major activity during the day. So आपको इस सेंटेंस से क्लियर हो गया होगा कि कार्बन डाइऑक्साइड इज़ द मेजर एक्टिविटी एट नाइट। वाई? बिकॉज कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज डे टाइम पे भी होती है, बट इट इज़ यूटिलाइज बैक टू परफॉर्म फोटोसिंथेसिस। तो जब रात को फोटोसिंथेसिस नहीं होगा एट नाइट, व्हेन देयर इज़ नो फोटोसिंथेसिस, देन कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इज़ द मेजर एक्टिविटी, while oxygen release is the major activity during the day. So अभी जो ऊपर हमने सेंटेंस देखा कि डे टाइम पे ऑक्सीजन रिलीज इज़ द मेजर एक्टिविटी, ठीक है, अभी जस्ट आपने सेंटेंस देखा, तो डे टाइम पे ऑक्सीजन रिलीज इज़ द मेजर एक्टिविटी, कार्बन डाइऑक्साइड एब्जॉर्ब होता है मेनली एंड ऑक्सीजन इज मेनली रिलीज, एंड नाइट के टाइम पे कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज इज़ द मेजर एक्टिविटी। सो ऑक्सीजन का इन दिखाया है, कार्बन डाइऑक्साइड का एग्जिट दिखाया है इसमें नाइट टाइम पे। ओके, सो इज़ द कंप्लीट डायग्राम, यू मे रेफर टू दिस। नाउ you may have heard of this thing that we are advised not to sit or sleep under the tree at night as we would inhale carbon dioxide instead of oxygen. अभी हमने पढ़ा था because carbon dioxide releases a major activity at night. So कार्बन डाइऑक्साइड हम इनहेल करेंगे इंस्टेड ऑफ ऑक्सीजन, एंड एज अ रिजल्ट व्हाट वुड हैपन दैट इट विल कॉज सफोकेशन एंड अल्टीमेटली डेथ. सो it is always advised that we should never sleep under the tree, and this is the reason because instead of oxygen we would otherwise take carbon dioxide. Okay, now one term diffusion, ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा है एंड 10th की बायो में ऑलमोस्ट इन ऑल द चैप्टर्स आप डिफ्यूजन टर्म के बारे में पढ़ेंगे. सो यू शुड रिमेंबर दिस कि ये डिफ्यूजन एग्जैक्टली होता क्या है. सो डिफ्यूजन क्या चीज़ है? इट इज़ द नेट मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स ऑफ अ सब्सटेंस from a region of higher concentration to a region of lower concentration. So whenever there is net movement of particles high to low concentration की तरफ, so you already know that नेचर में कोई भी चीज़ हमेशा हाई टू लो जाती है, चाहे वो हाइट की बात हो. अगर हम किसी बॉल को थ्रो करना चाहेंगे या किसी बॉल को अगर आप रिलीज़ करते हैं तो हमेशा उसकी टेंडेंसी होती है कि वो ऊपर हाइट से नीचे की हाइट की तरफ आती है. तो हमेशा हाई टू लो, हाई लेवल से लो लेवल की तरफ आती है बॉल. जस्ट लाइक दैट अगर हम टेम्परेचर की बात करें तो हीट हमेशा जो टेम्परेचर है या हीट जो फ्लो करती है वो हमेशा हॉट टू कोल्ड हीट ट्रांसफ़र होता है. सो हमने क्या बोला कि हाई टू लो, हाई टेम्परेचर से लो टेम्परेचर की तरफ. सो व्हाट वी आर सेइंग इज़ कि नेचर में हर चीज़ हाई टू लो जाती है, चाहे वो हम बॉल की बात करें, चाहे हम फिर वो हीट रिलीज़ की बात करें, हीट ट्रांसफ़र की, या फिर हम वाटर लेवल की बात करें. वाटर लेवल में क्या होता है कि अगर दो टैंक्स हैं, सो जो एक टैंक है जिसमें वाटर लेवल हाई है उससे हमेशा उस साइड जाएगा, उस टैंक में जाएगा जहाँ पे वाटर लेवल लो है. सो इट इज़ ऑलवेज ऑब्जर्व्ड इन नेचर दैट एवरीथिंग मूव्स फ्रॉम high to low. So just like that diffusion क्या होता है? Diffusion is the net movement of particles of a substance from a region of higher concentration to a region of lower concentration. Fine. Exchange of gases, कौन सी? ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का जब एक्सचेंज होता है प्लांट्स में, it takes place mainly through diffusion. So
ये इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है दैट अगर एनवायरनमेंट में ऑक्सीजन ज़्यादा है एंड प्लांट के अंदर ऑक्सीजन का कॉन्सेंट्रेशन कम है, सो अगर ऑक्सीजन बाहर ज़्यादा अंदर कम है, द नेट मूवमेंट विल बी फ्रॉम outside to inside, while if carbon dioxide is more inside the plant and carbon dioxide बाहर ज़्यादा कम है, so the net movement will be from inside to outside. So what is diffusion? हमेशा if there is concentration gradient, concentration gradient का मतलब क्या होता है? concentration gradient, that means if there is any difference in the concentration इनसाइड और आउटसाइड में अगर कॉन्सेंट्रेशन का डिफरेंस है, ग्रेडियंट है, सो हाई टू लो हमेशा मूवमेंट होगा. सो इफ़ वी आर शोइंग कि ऑक्सीजन बाहर से अंदर की साइड जा रहा है, वी आर सेइंग कि ऑक्सीजन बाहर ज़्यादा है और अंदर कम है. सिमिलरली इफ़ कार्बन डाइऑक्साइड इज मूविंग फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड, देन बट दिस सजेस्ट दैट द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इज मोर इनसाइड द सेल एंड इट इज़ लेस आउटसाइड द सेल और इन द एनवायरनमेंट. ओके, सो आई होप डिफ्यूजन का मीनिंग आपको समझ में आ गया होगा. एक्सचेंज ऑफ गैसेज ज़्यादातर जहाँ पे भी होता है, इट इज़ ऑलवेज थ्रू डिफ्यूजन. ठीक है, चाहे फिर वो प्लांट्स की बात हो, फिर चाहे ह्यूमंस की बात हो, एक्सचेंज अगर होगा इट विल ऑलवेज बी थ्रू डिफ्यूजन. सो देयर इज़ वन इन टेक्स्ट क्वेश्चन इन योर NCERT दैट why is diffusion insufficient to meet the oxygen requirements of multicellular organisms like humans. तो हमने बोला कि एक्सचेंज ऑफ गैसेस कहीं पे भी होगा, चाहे वो ह्यूमंस हों चाहे वो प्लांट्स हों, एक्सचेंज हमेशा डिफ्यूजन के थ्रू होता है. बट ये डिफ्यूजन पूरी के पूरे ऑर्गेनिज्म में सफिशिएंट नहीं होता. सो दिस इज़ व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ दिस क्वेश्चन. कि डिफ्यूजन होता है बट वो इनसफिशिएंट होता है ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को फुलफिल करने में इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स लाइक ह्यूमंस. So what is the reason behind this? So the answer to this question is that because all the cells are not in direct contact with each other and also with the environment in multicellular organisms, right? तो अगर कभी भी कोई यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है या सिंगल सेल है, वो हमेशा अपने एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में होता है. फॉर एग्जांपल इफ़ वी हैव अमीबा, तो अपने एनवायरनमेंट के डायरेक्ट कांटेक्ट में है ये, राइट. सो ऑक्सीजन या कार्बन डाइऑक्साइड का जो एक्सचेंज है उसके लिए डिफ्यूजन इज़ सफिशिएंट. सो सिंगल सेल हो या फिर यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म हम बोल सकते हैं, उसमें डिफ्यूजन इज़ sufficient to meet the oxygen requirements. But humans में you already know that humans just like other complex multicellular organisms we are made up of numerous different cells and ये बहुत सारे cells जो होते हैं हमारी बॉडी में, ये आपस में तो डायरेक्ट कांटेक्ट में नहीं होते एंड ना ही विद द एनवायरनमेंट. सो व्हाट डू वी से इज दैट कि डिफ्यूजन बीइंग अ स्लो प्रोसेस कैन नॉट कवर लार्ज डिस्टेंसेस बिटवीन द गैस एक्सचेंज सरफेस एंड द साइड्स वेयर ऑक्सीजन इज रिक्वायर्ड. ओके, सो व्हाट वी सेड इज दैट कि लंग्स और ब्लड के बीच में जब भी ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज होता है, दैट इज़ बिकॉज ऑफ द डिफ्यूजन. बट एक बार ऑक्सीजन ब्लड में आ गया तो उसके बाद जब उसका ट्रांसपोर्टेशन करना है ब्लड से डिफरेंट ऑर्गन्स में, तो उसके लिए डिफ्यूजन इज़ इनसफिशिएंट. सो रीज़न आपको समझ में आ गया होगा कि बिकॉज द cells are not in direct contact with their environment and also not with each other. So this is the reason कि डायरेक्ट कॉन्टैक्ट में अगर नहीं होते हैं तो डिफ्यूजन इतना स्लो प्रोसेस है जिसकी वजह से वो लार्ज डिस्टेंस को कवर नहीं कर पाता. It is also interesting to note here that if diffusion were to move oxygen in our body, it would take 3 years for a molecule of oxygen to get to our toes from lungs. So इसका मीनिंग क्या है कि अगर ओनली डिफ्यूजन की वजह से ही ऑक्सीजन का ट्रांसपोर्टेशन होता हमारी बॉडी में, तो उसको 3 years लग जाते लंग्स से हमारे टोज तक पहुंचने में. तो डिफ्यूजन इज़ अ वेरी स्लो प्रोसेस एंड दिस इज़ अ रीज़न कि ऑक्सीजन जो है वो डिफ्यूजन के थ्रू ट्रांसपोर्टेशन नहीं होता, वो किसके थ्रू ट्रांसपोर्टेशन होता है, ये पढ़ने के लिए हमें नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना होगा, दैट इज़ ट्रांसपोर्टेशन. एंड द लास्ट टॉपिक ऑफ टुडेज़ लेक्चर इज़ रेस्पिरेशन इन फिशेस. सो रेस्पिरेशन यहाँ पे हम बोल रहे हैं ब्रीदिंग को. सो फिशेस में अगर हम रेस्पिरेशन की बात करें, then we know that fishes take in water containing dissolved oxygen through their mouths
which is forced past their gills. That means कि फिश आपने देखा है कि हम जब ब्रीदिंग करते हैं तो नोज़ के थ्रू करते हैं, while फिशेज़ टेक इनसाइड वाटर जिसमें कि डिज़ोल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है। तो जैसे हम एयर से लेते हैं ऑक्सीजन, ये वाटर में जो डिज़ोल्व ऑक्सीजन है उसको अपनी बॉडी में लेते हैं, एंड माउथ से एंट्री होती है वाटर जिसमें कि डिज़ोल्व ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है, एंड ये वाटर फिर गिल्स को पास होता है। तो जब वाटर पास होगा गिल्स को तो उसके साथ साथ ऑक्सीजन भी पास होता है। सो दिस क्वेश्चन इज़ अ वेरी फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन इन योर स्कूल एग्जाम्स दैट आपने देखा होगा कि फिशेज़ को आपने ब्रीदिंग करते हुए अगर देखा है तो उनमें ब्रीदिंग रेट इज़ वेरी हाई, ठीक है, वो बहुत जल्दी जल्दी अपना माउथ ओपन एंड क्लोज ऐसे करते हैं। सो ये बहुत फ्रिक्वेंटली होता है फिशेज़ में। तो इसका रीज़न क्या है? दैट फर्स्ट द क्वेश्चन इज़ ब्रीदिंग रेट ऑफ फिशेज़ इज़ मच फास्टर दैन दैट ऑफ टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स, है ना। तो क्यों होता है ऐसा? द रीज़न फॉर दिस इज़ दैट द अमाउंट ऑफ डिज़ोल्व्ड ऑक्सीजन इज़ फेयरली लो एज़ कम्पेयर टू द अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन प्रेजेंट इन एयर, ठीक है। तो ऑक्सीजन में जो एयर है वो ऑलमोस्ट 20 टाइम्स ज़्यादा होती है एज़ कम्पेयर टू द ऑक्सीजन प्रेजेंट इन वाटर। तो ऑक्सीजन एयर में ज़्यादा है एंड वाटर में कम। तो ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल करने के लिए फिशेज़ बार बार ओपन एंड क्लोज करते हैं अपना माउथ। तो ब्रीदिंग रेट बढ़ाने की वजह से क्या होगा? इफ़ दे इंक्रीज देयर ब्रीदिंग रेट, ओके, सो उससे ज़्यादा वाटर जाएगा तो उनके अंदर ज़्यादा ऑक्सीजन भी साथ में जाएगा। सो इन ऑर्डर टू फुलफ़िल देयर ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट दे हैव अ मैकेनिज़्म जिसमें कि उनका ब्रीदिंग रेट काफ़ी हाई होता है। ओके, सो दिस इज़ ऑल अबाउट टुडेज़ वीडियो लेक्चर, एंड नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में हम रेस्पिरेशन इन ह्यूमंस के बारे में पढ़ेंगे, एंड yes, in the next video lecture that topic will be over, and after that we'll be starting the next topic of this chapter, that is transportation. So I hope the topics covered in today's video lecture are clear to you. Okay, thank you.